सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। चैप्टर 21 तक हमने कवर कर लिया है। आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे विच इज चैप्टर 22। दिस चैप्टर 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस चैप्टर 22 इज ऑन एनर्जी। ये हम कर रहे हैं इंडिया ईयर बुक की समरी से जो मैंने बनाई है आपके लिए। एंड इस साल आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 2024 में देवर 30+ मार्क्स क्वेश्चन, 25 में भी कई सवाल आए थे, 26 में चूंकि 25 में थोड़े से कम सवाल आए थे, 26 में देयर इज अगेन एक्सपेक्टेशन के बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे, क्योंकि यूपीएससी का अक्सर देखा गया कि जिस सेक्शन से नहीं पूछा तो अगली बार उससे पूछ लेता है। एंड यूपीएससी इज नोन फॉर इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट कवर इंडिया ईयर बुक फॉर एन एडिशनल एज ओवर दी अदर्स। आप बहुत सारे पन्ने पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे इंडिया ईयर बुक को छोड़ना कोई बहुत समझदारी वाला काम तो नहीं है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गो थ्रू दिस, रीड इट so that you have the edge over others. If you want this India year book, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक और बात, लास्ट टाइम है एंड अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज नहीं किए हैं तो दिस इज द बुक यू मस्ट रिलाई ऑन। ये 31 साल के प्रीवियस क्वेश्चन की समरी है एंड ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो आप इन शॉर्ट नोट्स को भी यूज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का चैप्टर देखते हैं। इस बार अभी हम कवर करेंगे द चैप्टर ऑन दी एनर्जी। ये सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, तो आप में से कोई भी बच्चा अगर इन चैप्टर्स को नहीं कवर किया है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियोज़, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। हमने मैराथन भी लॉन्च किया था, तो उसके मैराथन वीडियोज़ भी आप एक सिंगल सिटिंग में पढ़ के देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम नाउ कि अब हम जल्दी से पहुँच जाएँ इस चैप्टर पे जिसका नाम है एनर्जी। सो दिस इज़ द चैप्टर एनर्जी। सबसे पहले तो इन्होंने यही दे रखा है कि ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें किसका कितना परसेंटेज है। तो यू कैन सी थर्मल एनर्जी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। थर्मल एनर्जी मतलब जो कि बेसिकली हीट से प्रोड्यूस होती है, और जब भी थर्मल एनर्जी की बात आएगा तो कहीं ना कहीं कोल एनर्जी की बात ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मतलब कोयले से हम जलाएंगे एंड देन जो स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम से टरबाइन घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। देन फर्स्ट नंबर पे थर्मल एनर्जी है। सेकंड नंबर पे है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो कि अनलिमिटेड अवेलेबल है, यू कैन से ये रिप्लेनिश नहीं है, मतलब यू कैन एक्चुअली ये एग्जॉस्ट नहीं होगी लाइक द योर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा, ये तो हमेशा ही रहेगी। देन यू हैव द न्यूक्लियर एनर्जी विच इज एट द थर्ड नंबर। सो दिस इज द थिंग, सो यू मस्ट लुक इन टू इट, आपको ये इतना बेसिक पता होना चाहिए। So now there are some of the government initiatives which are for the universal electrification, which is पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तीसरा है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये गवर्नमेंट स्कीम है। दिस इज टू प्रोवाइड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज एंड टू इम्प्रूव द पावर सप्लाई इन द विलेज। सो ये विलेजेस को हेल्प करता है टू गेट दी रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम्स, स्कूल्स, फार्म्स, स्मॉल बिजनेस एंड टू इम्प्रूव दी रूरल लाइफ। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसका पर्पज है कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो हर एक घर तक पहुंचाना है, स्पेशली द पुअर फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। तो इस स्कीम के अंतर्गत, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हर घर को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि लोग लाइट्स, पंखे, टीवी एटसेट्रा वगैरह जला सकें, यूज कर सकें। देन है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। दिस इज टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज। सो ये सिटीज़ को हेल्प करता है सो दैट दे कैन गेट द बेटर इलेक्ट्रिसिटी। हाउ? बाय इंप्रूविंग द इलेक्ट्रिक वायर्स, ट्रांसफार्मर में इंप्रूवमेंट करेंगे, सब स्टेशन इंप्रूव करेंगे, पावर सिस्टम इंप्रूव करेंगे, जिसके चलते देयर विल बी फीवर पावर कट्स। सो दिस इज द थिंग। सो हमारी कुछ अचीवमेंट भी हैं, दैट वी हैव ऑल इनहैबिटेड अनइलेक्ट्रिफाइड सेंसस विलेज हैज़ बीन इलेक्ट्रिफाइड बाय 28 of April 2018। तो ये डेट याद रखना, स्पेशली अगर कोई बच्चा पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है ना, तो वहाँ पे तो डेट होगा पूछ लेता है। यूपीएससी में बड़ा मुश्किल है कि ये डेट पूछेगा, बट यू शुड नो कि सब इलेक्ट्रीफाई तो कर दिया गया है, ये जरूर यूपीएससी पूछ सकता है। टोटल विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड अंडर दीनदयाल उपाध्याय स्कीम is this, total household electrified under सौभाग्य स्कीम is this। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो नेचुरल सोर्सेज से आती है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे बार बार यूज कर सकते हैं।
तो सिंपल टर्म्स में बोलें तो ये क्लीन एनर्जी है जो सोर्सेस से आती है, जैसे आपका सन हो गया, जैसे कि विंड हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, जो कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया की रैंकिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, इंडिया इज 4th ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सोलर एनर्जी की प्रोग्रेस की बात करें तो हम 5th नंबर पे हैं। ये रैंकिंग याद रखना, इस रैंकिंग पे सवाल बन सकते हैं। विंड एनर्जी की बात करें तो हम 4th नंबर पे हैं। देन यू हैव द नेशनल ग्रिड, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो पूरी कंट्री का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है ये कनेक्टेड है और ये ऑपरेट कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी पे। क्या होगी ये फ्रीक्वेंसी? दैट इज 50 हर्ट्ज। सो दैट अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट कर रही है तो पावर शेयर किया जा सकता है इजीली बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। तो इसमें क्या होगा, सारे स्टेट्स कनेक्टेड होंगे कॉमन इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क से। सो कभी किसी एरिया में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है तो वो दूसरे एरिया में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वहां पे उसको भेज सकते हैं। अब नेशनल ग्रिड क्या है, इस चीज को समझना। ये नेटवर्क ऑफ पावर लाइन्स है जो कनेक्ट करता है पावर प्लांट्स को और स्टेट्स को अक्रॉस इंडिया, allowing electricity to move from one place to another. Then what is the meaning of this one nation? सारी कंट्री कनेक्टेड है थ्रू दिस सिंगल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क। सो दिस इज वन नेशन वन ग्रिड। जितने भी रीजनल पावर ग्रिड्स हैं दे आर कंबाइंड इनटू वन नेशनल ग्रिड। एंड देन व्हाट अबाउट द वन फ्रीक्वेंसी? इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो कर रही है एट द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी। सो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस विल इंश्योर द कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, दिस विल शेयर द पावर बिटवीन स्टेट्स, दिस विल reduce the power shortage, this will improve the efficiency of electricity system, this will support renewable energy integration. So अगर एक स्टेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है so this can supply the power to another state facing shortage, avoiding blackouts. So थोड़ी सी अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंक्रोनस ग्रिड। तो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है। पूरी कंट्री कनेक्टेड है थ्रू दी वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। दिस इनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सरप्लस टू दी डेफिसिट रीजन्स। देन यू हैव द नेशनल ग्रिड एक्सपेंशन 2019 में 2020 किलोवाट श्रीनगर, अलुस्तेंग, द्रास, कारगिल ले ट्रांसमिशन सिस्टम। दिस कनेक्टेड लद्दाख टू नॉर्दर्न ग्रिड और इसके साथ ही साथ हमारी नेशन वाइज ग्रिड कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वाला ये है, आप इसे ध्यान रख लेना। व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथिंग? तो सी इलेक्ट्रिसिटी पहले जनरेट होती है, आपको पता है, जनरेट होके फिर जाहिर सी बात है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। देन यू हैव फॉर दिस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस अचीवमेंट्स क्या है? वी हैव दी 100% village electrification has been achieved and the universal electricity access to the household has been achieved. So पावर सप्लाई में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। रूरल एरियाज में पावर अवेलेबिलिटी देखो, जैसे 2014 में लाइक 12.5 घंटे होती थी, अभी 22-22.5 घंटे लगभग बिजली आती है। अर्बन एरियाज में 22 घंटे आते थे तो अभी 23 घंटे आ रही है। तो बेसिकली अगर आप एक सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे तो रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। कमिंग नेक्स्ट वी हैव दी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्या है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन? ये क्लाइमेट एक्शन प्लान है जो हर एक कंट्री प्लान करती है सो दैट इट कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड दे कैन फाइट द क्लाइमेट चेंज। सो एनडीसी एक कंट्री का बेसिकली प्रॉमिस है और टारगेट है कि हम पॉल्यूशन कम करेंगे एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ एनडीसी ऑफिशियली ये पार्ट है पेरिस क्लाइमेट का अंडर UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो कंट्री डिसाइड करती है अपने ओन टारगेट बेस्ड अपॉन देयर ओन कैपेसिटी। तो इंडिया इज कमिटेड टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 45% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल्स एंड अचीव 50% क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज बाय 2030। ये इंडिया के कुछ टारगेट्स हैं। अचीवमेंट एज ऑन सितंबर 2025 हम नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमारी 51% हो गई है। हमने 5 साल, अब देखो ये 50% वाला था, हमने 2025 में कर लिया, तो हम 5 साल पहले ही हम अपने टारगेट्स को अचीव कर चुके हैं। दिस इज अ गुड थिंग, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। एमिशन इंटेंसिटी हैज बीन रिड्यूस्ड 36% बिलो दी 2005 लेवल्स। 45% है, हम 36% एमिशन इंटेंसिटी बिलो कर चुके हैं। देन यू हैव द ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स। तो व्हाट आर द एप्लीकेबल सेक्टर्स फॉर इट? लाइक एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, क्लोर अल्काली हो गया, पल्प एंड पेपर हो गया। And then you have for this includes carbon credit certificates.
सो व्हाट आर दी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स? ये वो परमिट्स हैं जो एक कंपनी को या एक कंट्री को अलाउ करते हैं दैट दे कैन एमिट सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज। सो अगर एक कंपनी पॉल्यूशन रिड्यूस करती है तो इसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। ये क्रेडिट दूसरी कंपनी को बेचे जा सकते हैं जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है। तो एक कार्बन क्रेडिट कितना होता है? 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू व्हाट इज द परमिशन टू एमिट 1 टन ऑफ CO2। तो ये याद रखना, इस पे सवाल बन जाता है, यूपीएससी पूछ सकता है आपसे, कभी भी पहले भी पूछ रखा है। देन यू हैव द ऑफसेट मैकेनिज्म, यही सारे सवाल बनते हैं। व्हाट इज द ऑफसेट मैकेनिज्म? ऑफसेट मैकेनिज्म आर द वेज टू बैलेंस और कंपनसेट फॉर द पॉल्यूशन। कैसे करेंगे आप? बाय सपोर्टिंग द एक्टिविटीज दैट कैन रिड्यूस और रिमूव ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर कोई कंपनी पॉल्यूशन कर रही है, इट कैन ऑफसेट इट बाय doing something good for the environment like planting trees or using renewable energy. Example, like a company if it is producing 100 units of carbon pollution, balance करने के लिए company can plant trees, it can invest in the solar energy, it can support the wind energy. So these activities they reduce the carbon so that total pollution impact become lower. So this is the carbon offset. Carbon offset activities what does it include? Like afforestation हो गया, tree plantation, like renewable energy projects में खर्चा हो गया, एनर्जी एफिशिएंट इंप्रूवमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, क्लीन कुकिंग फ्यूल हो गया, एटसेट्रा। नाउ वी हैव द 9 अप्रूव्ड मेथडोलॉजीज फॉर द एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स। देन यू हैव द बायोमास को फायरिंग टारगेट्स। तो कितना को फायरिंग टारगेट है हमारा 2025-26 के बाद से? इट इज़ द 7% ऑफ द बायोमास, पहले 5% था। फिर है हमारे पास ग्लोबल कार्ब एमिशन कंट्रीब्यूशन। सो यू हैव दिस कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 17.8% of the world population. This is actually 17.7, अभी थोड़ा सा बढ़ गया, but as per the census it is 17.7%. ठीक है। Contribution to the global cumulative greenhouse gas emission that is less than 4%, and India is committed to net zero emission. What is this net zero emission? इसका मतलब है कि जितना भी ग्रीन हाउस गैस आप एमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, दिस इज बैलेंस्ड बाय द अमाउंट रिमूव्ड सो दैट टोटल एमिशन बिकम जीरो। सो हम पॉल्यूशन तो कर रहे होंगे लेकिन हम रिमूव भी कर रहे होंगे उतना या फिर रिड्यूस कर रहे होंगे बाय द सेम अमाउंट सो दैट ओवरऑल पॉल्यूशन बिकम जीरो। फॉर एग्जांपल कोई अगर कंट्री 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन पॉल्यूशन कर रही है तो 100 यूनिट इसको निकालना पड़ेगा। कैसे? ट्रीज को प्लांट कर दो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर लो, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज कर लो। सो पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड माइनस पॉल्यूशन रिमूव्ड, सो पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड माइनस पॉल्यूशन रिमूव्ड इज इक्वल टू जीरो। एंड जीरो है तो हम इसे नेट जीरो लिख सकते हैं। तो यही है ये नेट जीरो। तो ऐसा नहीं है कि नेट जीरो है तो मतलब तुम पॉल्यूशन नहीं करो, तुम जितना पॉल्यूशन करो तो उतना पॉल्यूशन हटा भी दे रहे हो। दैट इज द मेन थिंग। देन यू हैव द टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। यू हैव द पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स। क्या होते हैं पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स? ये एक हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस स्टोर करते हैं एक तरह से बाई पंपिंग वाटर टू द हायर लेवल, एंड फिर ये उसे रिलीज करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी जब जरूरत पड़ती है। सो PSP अगर हम इसे बोलें तो ये वाटर बैटरी की तरह काम करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है वाटर को अपवर्ड पंप कर दिया जाता है टू द रिजर्वायर, और जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हाई होती है वाटर को नीचे की तरफ बहाया जाता है, टरबाइन घुमाई जाती है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। देन यू हैव द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी में एनर्जी इकट्ठी करके रखे हुए हैं, जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स फॉर द ESS प्रमोशन, दैट इज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सो energy storage system is recognized as the part of power system infrastructure. This is included in the harmonized master list of infrastructure. So what is this harmonized master list of infrastructure? ये एक ऑफिशियल लिस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जो आइडेंटिफाई करती है कि कौन से सेक्टर को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। सो ये लिस्ट बताती है कि कौन से सेक्टर इंपॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, जैसे आपकी रोड हो गई, रेलवे हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टेलीकॉम हो गई, सो दैट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट आसानी से मिल सके, क्योंकि जो चीज़ एसेंशियल है उसको तो पैसा आराम से मिल जाता है। देन यू हैव द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स दैट हैज बीन नोटिफाइड। यू हैव द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस वेवर फॉर BESS and PSP till 2028. Consumers are allowed to own, lease and operate the storage systems. करंट प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं। Total battery energy storage system under implementation is 43 gigawatt, 13 gigawatt hour under construction and 30 gigawatt under tendering stage. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो। टारगेट कंप्लीशन बस इतना ध्यान रखना कि 2028, ये जो भी टारगेट्स होते हैं ना इस पे सवाल बन जाते हैं, तो टारगेट्स आपको ध्यान होना चाहिए। देन यू हैव द पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एंड द हाइड्रो पावर। सो पोटेंशियल क्या है?
देखिए पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पोटेंशियल हमारे पास है 258 गीगावाट का। पावर ऑपरेशनल कैपेसिटी अभी हमारी 7 गीगावाट की, और कैपेसिटी इतनी है, सोचो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो हमने यूज कितना किया है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि हम 17 गीगावाट और बेसिकली वी कैन डू द एडिशन बाय 2030। तो व्हाट आर द रिसेंटली कमीशन्ड पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए। वन इज द पिन्नापुरम पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, इस पे सवाल कभी भी बन सकता है। देन यू हैव द तेहड़ी पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, इसका लोकेशन है उत्तराखंड में, तो इनका लोकेशन ध्यान रखना और क्या चीज़ है ये ध्यान रखना। फिर है आपके पास टोटो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। देन यू हैव द ऑफ स्ट्रीम क्लोज लूप पीएसपी डेवलपर्स एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंकरेंस रिक्वायरमेंट टू एक्सलेट डेवलपमेंट, ये जनरल बात है, ये तीनों नाम आप याद कर लेना और ये तो जरूर याद रख लेना। देन यू हैव द एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी, सबसे पहले आते हैं रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन, ये सारे टर्म्स आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखेंगे। तो रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन ये एक रूल है दैट रिक्वायर दैट सर्टेन यूजर्स दैट दे कंज्यूम अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज द रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन, कि आप अपने जो भी कंजम्पशन है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज रिन्यूएबल एनर्जी से आप कंज्यूम कीजिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रो पावर। तो कुछ कंपनीज हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स है, दे मस्ट यूज पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द क्लीन एनर्जी सोर्सेज इंस्टेड ऑफ ओनली यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल और अदर पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। नाउ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट टू इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, पॉल्यूशन कम करना है, क्लाइमेट चेंज में कंट्रोल करना है एटसेट्रा, लाइक फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करनी है वगैरह वगैरह। सो कंप्लायंस प्रोसेस हैज बीन सिंप्लीफाइड, एक्सेम्पशन full exemption has been given for nuclear power and waste heat recovery and partial exemption has been given for co-generation। क्या होता है co-generation, अब क्या होता है ना, आप ये पढ़ के निकल जाते हो, आप इसकी मीनिंग के बारे में नहीं सोचते, समझना इस चीज़ को। co-generation क्या होता है, दिस इज टू कंबाइन हीट एंड पावर CHP। तो co-generation एक प्रोसेस है दैट यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड द यूजफुल हीट एट द सेम टाइम फ्रॉम अ सिंगल पावर फ्यूल सोर्स। तो सिंपल वर्ड्स में बोलें, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी हीट तो वेस्ट हो जाती है, को जनरेशन में हीट को हम वेस्ट नहीं करते, ये वेस्टेड हीट भी यूज होती है सो दैट एनर्जी इज यूज मोर एफिशिएंटली। तो कैसे काम करता है ये, जैसे आपने फ्यूल जलाया लाइक कोल, गैस, बायोमास, दिस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हुआ दैट इज कैप्चर्ड। अब ये हीट किस लिए यूज होगी, हो सकता है आप हीटिंग वाटर के लिए यूज कर लो, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज कर लो, स्पेस हीटिंग के लिए यूज कर लो। सो इलेक्ट्रिसिटी प्लस यूजफुल हीट दे आर प्रोड्यूस टुगेदर। फॉर एग्जांपल एक शुगर फैक्ट्री में बगैसी दैट इज द शुगर केन वेस्ट, इससे जलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और जो हीट है उसका यूज किया जाता है शुगर प्रोसेसिंग में। देन partial exemption is for the aluminum sector also. Then what you have the main एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम कौन कौन सी इंडिया में, यू हैव दी परफॉर्म, आप परफॉर्म कीजिए, अचीव कीजिए, ट्रेड कीजिए। स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग एंड दी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल उज्ज्वला। तो उजाला स्कीम पूछ सकता है कि दिस इज रिलेटेड टू। देन यू हैव दी अदिति स्कीम, दिस इज असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। अदिति लॉन्च हुआ था जुलाई 2025 में, आउटले इज 1000 करोड़, कवरेज इज 60 क्लस्टर्स, 14 सेक्टर्स एटसेट्रा। सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया गया दैट इज द इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट्स, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, इंटरेस्ट सबवेंशन, 5% फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, 3% ऑफ द मीडियम एंटरप्राइज। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, टू improve the energy efficiency, enhance competitiveness of MSME. Then you have the rights of electricity consumers. So we have the consumer friendly measures. Now time limit for new electricity connection, अगर आपने अप्लाई किया भैया बिजली चाहिए तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में 3 दिन के अंदर आपको बिजली मिलेगी, म्यूनिसिपल एरियाज़ में 7 दिन के अंदर, और अगर आप रूरल एरियाज़ में हैं 15 डेज़ के अंदर। ठीक है, ऑल्दो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट एज पर दी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज पर दी अवेलेबल सपोर्ट ही काम होता है। Then you have the implemented by all 36 states and UTs. Electricity bills are simplified and issued in a regional language. जितने भी states and UTs हैं, they comply with green energy open access rules. Then you have the Make in India in power sector. Then you have the Public Procurement Order 2021. Objective is to promote domestic manufacturing, reduce import dependency and generate employment. Key feature 215 power sector item notify किए गए हैं procurement के लिए।
विथ मिनिमम 50% लोकल कंटेंट। तो देखो सीधा सा है, मेक इन इंडिया कब होगा? जब आप लोकल कंटेंट को प्रमोट करोगे। तो यू आर एक्चुअली प्रमोटिंग, बोल लो कि भैया 50% लोकल कंटेंट होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स द स्मार्ट मीटर्स। क्या होते हैं स्मार्ट मीटर्स? ये डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स होते हैं, जो आपका जो भी डेटा यूज कर रहे हो ना, आप जितनी भी बिजली यूज कर रहे हो, you can this is actually automatically recording and sending the usage to the electricity company। तो ये एडवांस इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स होते हैं जो शो करते हैं how much electricity you use in the real time and send information online without a person coming to check whether with the meter। तो इससे बहुत सारा टाइम भी बचता है, ह्यूमन रिसोर्स का भी बेटर यूज हो पाता है। अब यहाँ पे देखो मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप में से जो भी लोग बिजली वेस्ट करते हो ना, प्लीज डोंट वेस्ट इट, बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं वी डू हैव सम क्रंच एंड हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। सो दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट टेक इन टू अकाउंट, ठीक है। तो कभी भी जैसे आपको दिख रहा है, लाइक लेट्स से कि यू आर एट सम प्लेस और आपके किसी दूसरे रूम में बिजली जल रही है, आपका कोई काम नहीं है वहाँ पे बैठ के, बस जली हुई है, तो ऐसे मत छोड़ दो। पैसा बहुत ही मेहनत से आता है, तो उसे वेस्ट नहीं करना। देन यू हैव दी पावर इक्विपमेंट्स एंड यू हैव दी पावर सर्विसेज। देन you have the smart meter components. What about the then smart meter components? You have the mandatory domestic manufacturing for head-end system and the meter data management system. Then you have the power sector reforms. अब power sector में reform करना है तो हमें transmission में reforms करने होंगे. So we have the separate connectivity for solar and non-solar hours. So for the solar projects, there is the access transmission network during solar hours. Solar and wind storage and wind projects, they are accessed during the non-solar hours. तो solar projects जो हैं, like जब सनलाइट होगी अवेलेबल तो आप तब ये यूज करेंगे, अदरवाइज ये यूज करेंगे। बेनिफिट अंडरस्टूड है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन कैपेसिटी, फास्टर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कमिशनिंग, रेड्यूस ट्रांसमिशन कॉस्ट। देन यू हैव द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम ये फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करता है फॉर द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। क्या है ये बेसिकली गवर्नमेंट इनिशिएटिव है दैट इज टू बिल्ड स्पेशल ट्रांसमिशन लाइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जैसे कि सोलर एंड विंड से, दैट कैन बी कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो भी सोलर पैनल से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर विंड टर्बाइन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली जनरेटेड इन द रिमोट एरियाज ऑफ एन। सो ये ट्रांसपोर्ट करता है इस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को सिटीज और इंडस्ट्रीज तक। Then you have the objective क्या है, to connect the renewable energy projects. Then you have the distribution reforms. तो ट्रांसमिशन रिफॉर्म्स के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले तो है सब्सिडी रिफॉर्म्स। तो स्टेट गवर्नमेंट पेइंग फुल सब्सिडी अमाउंट, दिस इज कंप्लायंस विद ट्रैजेक्टरी फॉर द लिक्विडेशन ऑफ लेगेसी ड्यूज। Then you have the feeder segregation. What is about this feeder segregation? Feeder का देखो, feeder क्या होता है? That is the electricity supply lines. तो feeder segregation में क्या होता है? मतलब आप electricity supply lines को separate कर रहे हो। किसके किसके लिए? एक है एग्रीकल्चर वाला और दूसरा है हाउस होल्ड वाला, इसको अलग अलग कर दिए। इसके लिए अलग इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स, हाउस होल्ड के लिए अलग इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स, ताकि दोनों को ही प्रॉपर और रिलायबल पावर सप्लाई मिल सके। क्यों करते हैं ऐसा? Basically because so that there is regular electricity supply for the home also and for the agriculture also. So electric wires they are separated into two types. एक लाइन होती है फार्म्स के लिए, दूसरी लाइन होती है आपके घर के लिए, स्कूल के लिए, शॉप्स के लिए। दिस इज द थिंग। सो देयर इज द रेगुलर सप्लाई फॉर द होम्स, देयर इज द प्रॉपर सप्लाई फॉर द एग्रीकल्चर, पावर मैनेजमेंट बेटर हो जाता है एटसेट्रा। अगर हम नहीं करेंगे तो एक लाइन चूंकि फार्म में भी जा रही है, घर पे भी जा रही है, तो देयर इज द इररेगुलर सप्लाई। तो बेटर कंट्रोल के लिए ये जरूरी है कि हमेशा सेपरेट कर दें। सो वी डू हैव अ फीडर सेग्रीगेशन, और इसके लिए हमारे पास जो स्कीम है ना, उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, वेयर द फीडर सेग्रीगेशन इज डन। देन यू हैव द टोटल फिजिबल मिक्स्ड फीडर इज दिस, फीडर सेग्रीगेटेड इज दिस। ये नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग फीडर्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन अंडर द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। देन यू हैव द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। सो इसका पर्पज है कि यू हैव टू सोलराइज द एग्रीकल्चर फीडर्स, यू हैव टू प्रमोट द डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी, यू हैव टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फार्मर्स। This provides incentive and financial support to encourage the installation of decentralized solar energy systems. Then you have the hydro sector reforms. So you have the large hydropower projects. They are declared renewable energy source in March 2019. You have the government support measures. So there is the tariff rationalization for the hydropower. What is tariff rationalization?
आपको बेसिकली ये है कि यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, दैट इज द टैरिफ, वही तो हुआ टैरिफ फ्रॉम द हाइड्रो पावर, क्योंकि बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रो पावर, it has to be made more reasonable and affordable so that hydropower projects they become financially viable and they are more widely used. तो सिंपल टर्म्स में बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसिंग सिस्टम है उसको एडजस्ट करती है सो दैट जो डैम से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये सस्ती हो जाए, कंपनीज ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए और कंज्यूमर को क्लीन एनर्जी मिल सके और अफोर्डेबल दाम पे. सो देयर इज द बजटरी सपोर्ट फॉर फ्लड मॉडरेशन, स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स. So this is applicable for projects approved till 31st March 2030. Then you have the early warning system in hydroelectricity projects. So you have the mandatory installation of early warning system in hilly areas. There is the standard operating procedure that is issued by CEC. तो standard operating procedure कौन issue करता है इससे related, that is related to that is given by CEC in collaboration with National Geophysical Research Institute, Indian Meteorological Organization, DRDO. Then you have the hydropower development in Arunachal Pradesh. तो अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर कहाँ पे डेवलप हो रहा है. सो देयर आर टोटल आइडेंटिफाइड हाइड्रो पावर पोटेंशियल प्रोजेक्ट इज 58 प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे बहुत काम हो रहा है इस पर. हिली रीजन है, सीधी सी बात है, टोटल कैपेसिटी इतनी है जो बहुत ज़्यादा है. तो कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, लाइक हियो तातो. तो पूछ लेगा हियो प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे है, भैया अरुणाचल प्रदेश में है. ये नाम ध्यान रखना क्योंकि ये इंडिया ईयर बुक में दिया था. देन यू हैव दिस सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम. तो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं ताकि ये लोग जाहिर सी बात है हाइड्रो पावर जनरेट कर सके. सो दिस प्रमोट द जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. सो दिस हेल्प रिड्यूस द लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस, रिहेबिलिटेशन इश्यूज एंड द प्रोजेक्ट डिलेज. देन यू हैव द capital expenditure approval programs. So the project with the capital expenditure up to 3000 crore, they do not require CEC concurrence. तो CEC नहीं भी बोलेगा तब भी आप बना सकते हैं. You have the offshore stream closed loop pumped storage projects. They are fully exempted from CEC concurrence. क्या होता है ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर सिस्टम है जहाँ पे 2 आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाए जाते हैं नेचुरल रिवर से अलग, और वाटर को इन दोनों के बीच में सप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. तो एक तरीके की बैटरी है यूजिंग विच यूजेस द वाटर, जहाँ पे वाटर ऊपर और नीचे होता रहता है 2 टैंक्स के बीच में, एंड वो नेचुरल रिवर पे डिपेंड नहीं करता. सो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करनी है. उसके बाद थर्मल सेक्टर रिफॉर्म की बात कर लेते हैं. तो वी डू हैव अ शक्ति पॉलिसी. तो टर्म आ गया शक्ति पॉलिसी इज रिलेटेड टू, दैट इज फॉर द सेक्टर thermal sector reform. So this is for the coal allocation to power sector, streamlining coal linkage mechanism for the power section. फिर कोल एलोकेशन विंडोज की बात कर लेते हो. तो देखो कोल अब एलोकेट किया जाएगा 2 विंडो के थ्रू. पहला चीज़ की एक तो नोटिफाइड प्राइस पे, ये सेंट्रल एंड स्टेट पावर प्लांट्स के लिए अवेलेबल है. दूसरा है कि ऑक्शन करेंगे, तो वो दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स यानी कि बेसिकली प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के लिए ऑक्शन के थ्रू है, और नोटिफाइड प्राइस पे सेंट्रल एंड स्टेट पावर प्लांट्स के लिए. तो बेनिफिट नाम से ही क्लियर है. देन यू हैव द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये फंक्शन करती है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, इंपोर्ट ऑफ LPG, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एटसेट्रा. ये तो जनरल बात है, नाम से ही क्लियर होगा आपको. प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट वंस, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है. देन यू हैव द व्हाट इज अबाउट द इंपॉर्टेंस इन द एनर्जी सेक्टर. इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड. पहला है चाइना, दूसरा है USA, तीसरा है इंडिया. Oil and gas, they contribute about 35% share in the India's energy consumption, and India is among the fastest growing energy market due to rapid economic growth. Now we have the crude oil and natural gas production. So this is the major production source is western offshore field of ONGC. Onshore का मतलब है located on the land, offshore का मतलब है sea या ocean में located होगा. तो ये onshore और offshore से confuse मत हुआ करिए. There is the share of western offshore production is about 43% of the total crude oil production. Then फिर natural gas production के बात कर लेते हैं. तो मेजर जो प्रोडक्शन सोर्स है दैट इज द वेस्टर्न ऑफशोर फील्ड ऑफ ONGC. वेस्टर्न ऑफशोर प्रोडक्शन इज अबाउट 40% ऑफ द टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन. तो वेस्टर्न ऑफशोर से सबसे ज़्यादा हमारे पास नेचुरल गैस भी आ रहा है और क्या आ रहा है, क्रूड ऑयल भी आ रहा है. देन यू हैव द रिफाइनिंग कैपेसिटी एंड रिफाइनरी थ्रो आउटपुट. तो ग्लोबल पोजीशन की अगर मैं बात कर लूँ तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट रिफाइनर इन द वर्ल्ड, 2nd लार्जेस्ट रिफाइनर इन एशिया आफ्टर चाइना. तो चाइना फर्स्ट हो गया, इंडिया सेकंड हो गया. वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 4th हो गई. ये रैंकिंग याद रख लेना. इंडिया इज इमर्जिंग एज द रिफाइनिंग हब ड्यू टू सरप्लस रिफाइनिंग कैपेसिटी.
रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो ये कैपेसिटी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे इग्नोर कर सकते हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका पर्पज़ क्या है कि हम क्लीन कुकिंग फ्यूल एलपीजी प्रोवाइड करेंगे पुअर हाउस होल्ड्स को, और ऑब्वियस सी बात है जब हम ये प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो ये यूज कर रहे होंगे। इसी के अगेंस्ट में हम चाहते हैं कि वो एलपीजी यूज करें तो कि महिलाओं को जो इन सब के चलते, धुएं के चलते जो बीमारी होती थी, लंग्स की बीमारी होती थी, वो ना हो। सो दिस विल बी इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द रूरल वुमेन एंड दिस विल बी रिड्यूसिंग द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। 1 मई 2016 को लॉन्च हुआ था। 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस पुअर हाउस होल्ड्स को दिए गए थे। टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड बाई सितंबर 2019, 7 मंथ्स बिफोर डेडलाइन। फिर आया हमारे पास उज्ज्वला 2.0, तो अभी था हमारे पास उज्ज्वला, अब आया 2.0। देन देयर इज दिस वाज, ये कुछ वैसा ही जो आपने चिट्टी वाली मूवी देखी होगी, दैट चिट्टी 1.0 एंड चिट्टी 2.0 रजनीकांत सर की, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वो ज़्यादा खतरनाक होता है, तो एडिशनल चीज़ें दी जाती हैं। सो द एम इज टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन टू दी पुअर हाउस होल्ड। सो व्हाट आर द की फीचर्स? So online application facility through the portal, and there is the self declaration that is allowed for the migrant beneficiaries. So पहला LPG रिफिल जो है वो सिर्फ फ्री, मतलब फ्री दिया जाता है, एंड PG स्टोव भी दिया जाता है। So there is the eKYC through the आधार आइडेंटिफिकेशन। देन एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। So there are additional 60 lakh connections, there is additional 75 lakh connections। देन टारगेटेड सब्सिडी की बात कर लें, द टारगेट सब्सिडी फॉर PMUY कंज्यूमर्स के बारे में इनकी टारगेटेड सब्सिडी क्या है, ये दैट इज़ मई 2022 को इंट्रोड्यूस हुई थी। ये सब्सिडी है, रिवाइज सब्सिडी अब 300 रुपये है। एलिजिबिलिटी कि आप 12 रिफिल ले सकते हैं साल में, मतलब महीने का एक, उससे ज़्यादा लोगे तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। रिवाइज लिमिट सब्सिडीज कैप्ड हैड 9 रिफिल्स पर ईयर, जो कि थोड़ी सी कम है। 9 सिलेंडर से ज़्यादा यूज हो जाता है घर में, तो वो 12 ही अच्छा था। मतलब 9 सिलेंडर के बाद अगर आप सिलेंडर लेंगे तो फुल दाम पे देंगे, तो एक तरह से सब्सिडी कम कर दी गई है। देन अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सो प्राइसेस हैज़ बीन डीरेगुलेटेड। डीरेगुलेशन का क्या मतलब हुआ कि अब गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रही, प्राइसेस को फिक्स नहीं कर रही ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंस्टेड जो भी प्राइसेस हैं दे आर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेज लाइक डिमांड एंड सप्लाई। सो गवर्नमेंट अलाउ करती है कंपनीज को और सेलर्स को दैट दे कैन डिसाइड द प्राइसेस फ्रीली बेस्ड अपॉन द मार्केट कंडीशन। सो oil marketing companies, they determine the prices independently. Then you have the domestic LPG. Domestic LPG, so government regulates the effective price for up to 12 cylinders of 14.2 kg per year. Subsidies provided through the प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, that is the पहल स्कीम। यहाँ पे सब्सिडी डायरेक्टली ट्रांसफर होती है टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ एलिजिबल कंज्यूमर्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देन यू हैव द PDS, केरोसिन नहीं लगेगा पैसा, and 21 states and UTs has been declared as PDS kerosene free. Then you have the PDS kerosene policy. So there is the single pricing system has been introduced. So subsidized and non-subsidized allocation को मतलब this actually eliminates this separate subsidized and non-subsidized allocation, and states are empowered to decide allocation purpose and sub-allocation. Then you have the other petroleum products like price regulation for aviation turbine fuel, naphtha, non-liquefied, non-domestic LPG, fuel oil, other petroleum products. The prices are determined by oil marketing companies. फिर है EV चार्जिंग स्टेशंस। यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का क्या रोल है, ये लोग डेवलप करें EV चार्जिंग स्टेशंस सो दैट दे कैन प्रमोट द इलेक्ट्रिक एडॉप्शंस। EV चार्जिंग फैसिलिटीज दे आर बीइंग इंस्टॉल्ड एट द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिटेल आउटलेट्स। फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है इनको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, तो ये पूछ सकता है। स्कीम जो इसने लॉन्च की है दैट इज द फेम, तो फेम स्कीम इज फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो टारगेट है कि हमें 8,932 EV चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं अपना घर, ट्रकर्स वेसाइड एमिनिटीज़, मतलब बेसिकली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनके लिए सेफ और कन्वीनियंट रेस्ट फैसिलिटीज़ हैं क्या, ताकि ये लोग भी जाके आराम कर सकें। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में देखो यार, नींद वगैरह भी आ जाती है, थक जाते हैं, तो बहुत लंबे लंबे लाइक 5-5 3-3 दिन 2-2 दिन गाड़ी चलानी होती है, तो आराम करना उनका ज़रूरी है। सो दैट इज द ट्रकर्स वेसाइड एमिनिटीज़। सो दिस इम्प्रूव्स द लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रेवल, दिस रिड्यूस द एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी, सो दिस प्रमोट्स द रूरल इकोनॉमी, employment, tourism and the banking services. Then you have the implementation की बात कर ले, so this is the public sector undertaking oil marketing companies and implementation period is this. Energy stations के बारे में बात कर लेते हैं। What is the energy? तो you have to like establish multi-fuel energy retail hubs.
that provides conventional and alternative energy options. What about the target? So you have the 4000 energy station that has to be developed. लोकेशन है आपका ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अदर फिजिबल लोकेशन. इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इज 2024-25 to 2028-29. So what are the fuel options that are available? That is petrol, diesel, biofuel, compressed natural gas, LPG, and electric vehicle charging. Then you have the national gas grid, that is to promote the natural gas as the cleaner fuel, develop and unified gas market across India, and to achieve one nation one gas grid. अब देखो वन गैस ग्रिड का फ़ायदा ये है कि जहाँ पे डेफिसिट होगा, देयर आर टू थिंग्स, एक यहाँ पे सरप्लस है, एक यहाँ पे डेफिसिट है. एक गैस ग्रिड होगी तो यहाँ से आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं. सो दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग द वन नेशन एंड वन ग्रिड. सो की फंक्शन इज टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल ग्रिड, reduce regional imbalance in gas availability, connect gas sources to the major demand centers, expand city gas distribution. So what about this city gas distribution? City gas distribution एक सिस्टम है जो नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू घर में, इंडस्ट्रीज में, व्हीकल्स में और कमर्शियल बिल्डिंग्स में बेसिकली सप्लाई करता है. सो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलपीजी सिलेंडर्स, गैस इज सप्लाइड डायरेक्टली थ्रू द पाइपलाइंस टू हाउसेज एंड बिजनेस, just like the water supply. Then you have the Pradhan Mantri Urja Ganga. So Pradhan Mantri Urja Ganga project, this is also known as the Jagdishpur Haldia Bokaro Dhamra natural gas pipeline. This is a major gas pipeline project launched in 2016. गेल के द्वारा इम्प्लीमेंट हुआ था. ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है क्लीन एफोर्डेबल पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी को टू हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, to increase the availability of clean energy in eastern India, supply gas to industries and reduce dependence on imported fuel. City gas distribution network मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया. Then there is the role of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. So Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, this authorizes CGD networks. They regulate the tariff. They set the technical and safety standards. They promote the use of natural gas in the energy mix. Then अगर बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, so there is the increased share of natural gas in the energy consumption. Power, this provide the clean fuel for households and transport. This reduce dependence on the biomass fuels. 2032 तक का हमारा टारगेट ये है कि हमें पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शंस इतने करने हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशंस इतने करने हैं. देन आती है सतत स्कीम. टर्म आ जाएगा सतत स्कीम इज रिलेटेड टू, सो दैट इज द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. तो पर्पज क्या हो जाएगा? To promote production and use of compressed biogas from the waste and biomass. So this provides clean, affordable transport fuel हमें बनाना है along with the natural gas. Implementation strategy is what? Oil and gas marketing companies, they invite expression of interest from the entrepreneurs. So this synergize with the Gobal Dhan scheme, Swachh Bharat mission, Atmanirbhar Bharat, net zero emission targets. Then you have the gas co-mingling policy. So we have the Ministry of Petroleum and Natural Gas. They allow the mixing domestic gas with the CBG. तो ये CBG integration into the city gas distribution network, this enables it. And CGD, this supplies city gas network, CNG and piped natural gas. CNG for the transport fuel, piped natural gas for the household gas. So अब देखो आप तीन चीज़ देख रहे होगे. एक है CBG, that is the compressed biogas. एक है CNG, दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एक है PNG, दैट इज द पाइप नेचुरल गैस. क्या डिफरेंस है? देखो इसका जो सोर्स है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, दैट इज द ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक काउ डंग, क्रॉप वेस्ट, फूड वेस्ट. दिस इज द नेचुरल गैस, दैट इज द फॉसिल फ्यूल. ये भी नेचुरल गैस है, ठीक है. एंड कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे मेनली मीथेन है, CH4 90 से 95%. यहाँ पे 80 से 85 से 95% है. दैट इज अगेन मीथेन. थोड़ा सा इथेन भी होता है, थोड़ा सा प्रोपेन भी होता है. एंड पाइप नेचुरल गैस में दैट इज 80 से 95% ही है, थोड़ा बहुत इथेन एंड प्रोपेन होता है. दिस इज रिन्यूएबल, दिस इज नॉन रिन्यूएबल. तो ये रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है. सो दिस इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स. दिस इज अगेन सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स. दिस इज सप्लाइड टू द पाइपलाइन एंड दैट इज वाई दिस इज पाइप्ड नेचुरल गैस. तो मेन यूज तो आपको पता ही है. तो इसको हम प्रमोट करें थ्रू दी सतत स्कीम, इसको सिटी गैस नेटवर्क के थ्रू, इसको भी सिटी गैस नेटवर्क के थ्रू. देन यू हैव द कंप्रेस्ड बायोगैस ऑब्लिगेशन. सो देयर इज द
मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ द कंप्रेस्ड बायोगैस इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो ये आपकी टारगेट है, आप इसको ध्यान रखना, CB कंप्रेस्ड बायोगैस ऑब्लिगेशन, इस पे सवाल बन सकता है। देन BAM स्कीम दैट इज बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। सो ये फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है टू बाई द मशीन दैट कलेक्ट क्रॉप रेसिड्यूज लाइक स्ट्रॉज एंड स्टबल्स विच कैन देन बी यूज टू प्रोड्यूस बायो एनर्जी एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू, क्रॉप वेस्ट लाइक स्टबल बर्निंग, मशीन यूज करती है उसे कलेक्ट करने के लिए, एंड जो वेस्ट है दिस इज यूज टू मेक बायोफ्यूल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंपोस्ट। सो फाइनेंशियल सपोर्ट is given for machinery that is used to collect biomass. Support period is this. Maximum assistance given is this. And pipeline infrastructure development scheme, this help the transport CBG through the pipelines. फिर आते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम पे। इथेनॉल ब्लेंड करना है हमें पेट्रोल के साथ, ये तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, टू रिड्यूस द क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स। इम्प्लीमेंटेशन इज लाइक इथेनॉल ब्लेंडिंग इज अप 20% तक, इनिशियल लॉन्च हुआ था 2003 में, एंड 20% तक हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है। दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन 9 स्टेट्स एंड 4 UTs। देन यू हैव दी बायोडीजल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो अब हम बायोडीजल भी बना रहे हैं, वहाँ पे बेसिकली इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे थे, यहाँ पे हम बायोडीजल को डीजल के साथ ब्लेंड करेंगे। सो यू हैव टू इंक्रीज द यूज ऑफ अल्टरनेटिव फीड स्टॉक, reduce dependence upon the fossil fuels. Then you have the policy frameworks. This is guided by national policy on the biofuels. Target is 5% biodiesel blending in diesel is to be done by 2030. ये important है, याद रख लेना। This also promotes the direct sale of biodiesel. फीड स्टॉक की बात कर लें, अबाउट 94% ऑफ द बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग पाम स्टेरिन ऑयल। तो इससे क्या बनता है? बायोडीजल। 94% इससे बनना है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देन यू दी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और बायो एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो अब आप एक चीज नोटिस करना, हर जगह बायोडीजल हो गया, इथेनॉल हो गया, बायो एविएशन टर्ब। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, सो दैट हम उनके ऊपर डिपेंडेंस कम होगी तो कहीं ना कहीं तो उनका डिप्लीशन कम होगा और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हमें बेटर टेक्नोलॉजी छोड़ के जा सकेंगे। तो सस्टेनेबल एविएशन बायोफ्यूल, दिस इज द क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर द एयरप्लेन्स। दिस इज मेड फ्रॉम बायोलॉजिकल और वेस्ट मटेरियल इंस्टेड ऑफ ओनली क्रूड ऑयल। तो ये इको फ्रेंडली एयरप्लेन फ्यूल है दैट इज मेड फ्रॉम द सोर्सेज लाइक यूज्ड कुकिंग ऑयल, प्लांट्स ऑयल, एग्रीकल्चर वेस्ट, एल्गी एटसेट्रा, जो कि एयर पॉल्यूशन कम करता है और कार्बन एमिशन घटाता है। क्यों नीडेड है? बिकॉज नॉर्मल जेट फ्यूल दैट कॉजेज द हाई कार्बन एमिशंस, एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। SAF this help to reduce the greenhouse gases to promote the sustainable aviation and to achieve the net zero targets. Importance is to help decarbonize the aviation sector, support environmental sustainability, strengthen India leadership in the sustainable aviation. देन ब्लेंडिंग की बात कर लें तो इतना ब्लेंडिंग का हमारा टारगेट है। दिस वाज सिमिलर टू व्हाट वाज वी हैड द टारगेट इन डीजल। तो ये टारगेट्स याद रखना। दिस इज इनिशियली एप्लीकेबल टू द इंटरनेशनल फ्लाइट। व्हाट आर द की डेवलपमेंट्स? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस रिसीव्ड इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एट पानीपत रिफाइनरी। एयर इंडिया एंड IOCL has signed memorandum of understanding for supply of sustainable aviation fuel. Then you have the second generation ethanol. So second generation ethanol, we have the Pradhan Mantri Jeevan Yojana. So that is the जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेषण निवारण जीवन। सो ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रमोट करना है टू द एडवांस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द सेकंड जनरेशन इथेनॉल टेक्नोलॉजी, convert agriculture waste and industrial waste into the ethanol. Feedstock that is used is biomass with the cellulosic content, ligocellulosic content. This includes the agricultural residue, industrial waste, bamboo and non-food biomass. What about the revised scheme features? Timeline है that has been extended is 2023-24 से लेके 28-29 तक. Expanded eligibility that is bolt-on plants and the brownfield projects. Brownfield आपको पता है that is not started from the scratch. Greenfield is made from the scratch. Brownfield exist करता था पहले से. Terminology updated 2G ethanol that has been replaced with advanced biofuels. इसमें कुछ खास काम का नहीं है. तो 2G ethanol पहले हम बोलते थे, अभी हम इसको advanced biofuel बोलते हैं. ठीक है, तो दोनों सेम ही है घुमा फिरा के, because terminology तो अपडेट किया है. Then you have the notable development. You have the Numaligarh Refinery Limited that has established 2G ethanol
प्लांट एट नुमालीगढ़ असम, तो ये नाम याद रख लेना। फीड स्टॉक यहाँ पे बैम्बू यूज हो रहा है। दिस वाज डेडिकेटेड टू नेशन इन 2025। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज नो इट। आते हैं एनर्जी पे। तो एनर्जी के डिमांड के कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर ग्लोबली। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इज अबाउट 1/3 of the global average. India import करता है about 8% of the crude oil requirement. That is why we are heavily dependent upon the import and 50% of the natural gas requirement. Then you have the Global Biofuel Alliance. ये 2023 में लॉन्च हुआ था। This is the multi-holder stake alliance of the governmental and industries. So this is not intergovernmental. ये word UPSC अक्सर यूज करता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी आ गई, तो दिस इज नॉट इंटरगवर्नमेंटल। इंटरगवर्नमेंटल का मतलब केवल स्टेट्स आर इन्वॉल्व, लाइक इंडिया, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कोरिया एटसेट्रा। दीज आर द स्टेट्स, मतलब आई मीन टू से द कंट्रीज, एंड तो दैट बिकम्स इंटरगवर्नमेंटल। अदरवाइज अगर इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर भी आ गया तो दैट इज नॉट इंटरगवर्नमेंटल। मेंबर्स 32 कंट्रीज, 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो दैट इज टू प्रमोट एंड एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स ग्लोबली, स्ट्रेंथन collaboration among the major biofuel producers and consumers. Then you have the ONGC. ONGC ये इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल ऑयल कंपनी है। ये फुली इंटीग्रेटेड कंपनी है अकॉर्डिंग दी हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन। कंट्रीब्यूशन 63% इंडिया का डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन यही करती है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन स्ट्रीम सब्सिडीज यू हैव HPCL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एंड दी ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड। देन यू हैव दी ऑयल इंडिया लिमिटेड। सो दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज एंगेज्ड इन दिस। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर पाइपलाइन इसकी जो है दैट इज द नहरकटिया टू बरौनी, दैट इज द 1157 किलोमीटर क्रूड ऑयल पाइपलाइन। नुमालीगढ़ टू सिलीगुड़ी 654 किलोमीटर पाइपलाइन, प्रोडक्ट पाइपलाइन। देन यू हैव द मिशन अन्वेषण। मिशन अन्वेषण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि हमें सर्च करना है नए ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स को इंडिया में यूजिंग एडवांस सिस्मिक सर्वे टेक्नोलॉजी। तो सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है टू स्टडी अंडरग्राउंड एरियाज सो दैट दे कैन फाइंड द न्यू डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सो दैट इंडिया इंपोर्टेड एनर्जी पे अपनी जो डिपेंडेंस है उसे कम कर सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल से टू कंडक्ट द बेसिन अप्रेजल थ्रू द सिस्मिक सर्वे टू एसेस हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल। सो इम्प्लीमेंटेशन इज दिस। देन हमारे पास है क्लाइमेट एंड एनर्जी गोल्स। तो यू हैव द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इस पर हमने वैसे भी डिस्कस कर ही लिया था। तो अचीव दिस हैज़ अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स। देयर इज कमिटमेंट सबमिटेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देन यू हैव द प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना। दिस इज टू प्रमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन द रेसिडेंशियल हाउस होल्ड्स एंड टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोलर एनर्जी। टारगेट है कि हमें रूफटॉप सोलर सिस्टम 1 करोड़ हाउस होल्ड में इंस्टॉल करना है बाई 2026-27 में। फाइनेंशियल आउटले 75,000 करोड़। एलिजिबिलिटी है जितने भी रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं विथ ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, दे आर एलिजिबल फॉर इट एंड दिस इज एप्लीकेबल थ्रू नेशनल पोर्टल ऑफ स्कीम्स। देन यू हैव द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। दिस इज टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, reduce dependence on conventional energy, provide reliable power source to farmers. Component is this. Then you have the National Green Hydrogen Mission. तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, उसे यूज करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करना है टू रिड्यूस द कार्बन स्टोरेज। इसमें कुछ खास नहीं है। फिर है आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भी कुछ मतलब नाम से ही क्लियर है, एक पोर्टल है जो लॉन्च हुआ है, उसको मॉनिटर करेंगे घुमा फिरा के। देन यू हैव द जियो थर्मल एनर्जी। मेन चीज़ इसमें यह है कि दैट यू हैव टू अचीव नेट जीरो टारगेट बाय 2070, जहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी का भी यूसेज है। देन यू हैव द न्यू सोलर पावर स्कीम अंडर द PM जनमन एंड this is DAG GOA. So this is प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान and धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. So this is to provide the solar electrification in tribal and particularly vulnerable tribal group areas. This is applicable where grid electricity is not techno-economically feasible. What are the type of systems that are provided? Solar home lighting system, solar grid mini grids. Coverage is this. ठीक है, तो इसे देख लेना थोड़ा सा. देन यू हैव द इंस्टीट्यूशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं ये देख लो. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, बस इतना ध्यान रख लेना. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ पे है? चेन्नई में है.
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायो एनर्जी कहाँ पे, कपूरथला में। और क्या काम करते हो कि नाम से ही क्लियर है। नेशनल इंस्टीट्यूट एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, दिस इज एन NBFC, दिस प्रोवाइड्स लोन फॉर renewable energy and energy efficiency project. Then you have the SECI, Solar Energy Corporation of India. The implementation of National Solar Mission is done by this, execution of solar and wind energy projects. International cooperation की बात करें तो you have this International Solar Alliance. So 8th National Solar Alliance जो assembly हुई थी that was in New Delhi, तो बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था। So what are the key achievements that is related to its launch of knowledge product? You have the operationalization of One Sun, One World, One Grid roadmap. So what is this? ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कनेक्ट करना चाहता है सोलर पावर ग्रिड्स अलग अलग कंट्रीज की, सो दैट सोलर एनर्जी कैन बी शेयर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। सिंपल वर्ड्स में देखें तो अगर आप स्टेट लेवल पे अभी हम बात करते हैं तो हम सेंट्रल लेवल पे चले जाते हैं, लाइक नेशनल ग्रिड, एक कॉमन ग्रिड की बात करते हैं 50 हर्ट्ज वाली जो बात करते हैं, इसको वर्ल्ड में कर दो। तो सन हर समय कहीं ना कहीं तो देखो चमक रहा है। इसका पर्पज इतना सा है कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी को उस जगह से जहाँ पे सन राइज कर रहा है उस जगह से वहाँ से सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाए और उस जगह पे भेज सके जहाँ पे नाइट है या फिर क्लाउडी है तो सोलर एनर्जी नहीं आ पा रही है। सो दिस इज लॉन्च्ड बाय इंडिया, दैट इज बेसिकली प्रपोज्ड बाय इंडिया। 2018 में अनाउंस हुआ था और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। देन यू हैव द लॉन्च ऑफ ग्लोबल स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट इनिशिएटिव डिक्लेरेशन। तो दिस इज टू सपोर्ट स्मॉल आइलैंड जो कि सीरियस चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, नेचुरल डिजास्टर वगैरह फेस कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, दे आर एट द रिस्क ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स, स्टॉर्म्स, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। सो ये उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबल कॉपरेशन, सो दैट टू प्रोटेक्ट देयर environment and their economy. Then there is the launch of new initiative like International Solar Alliance Global Capability Center, International Solar Alliance Academy and Sunrise Community of Practices. So that's it for this chapter. I hope आपने इसमें से कई सारी चीज़ें सीखी होंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा ये। एंड मेक श्योर दैट यू कीप ऑन डूइंग द थिंग्स। देखो अगर आप इसको साथ साथ करते चलोगे तो आप पाओगे आपने कई सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज कर ली। प्रीलिम्स में यही सब तो पूछता है कई बार, लाइक कि व्हाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब व्हाट अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन, ऑफसेट मैकेनिज्म एटसेट्रा, ये टर्म्स आते हैं, पूछते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग टू यू सो दैट you are able to do the questions if UPSC actually frame the question on that. बट उसके लिए आपका लाइक एक होता है ना कि रेगुलरिटी आपको बनी रहनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे स्मार्ट लोगों को इस एग्जाम में फेल होते देखा है और बहुत सारे डिसिप्लिन लोगों को इस एग्जाम में सक्सेसफुल होते हुए देखा है। सो इफ़ यू विल बी डिसिप्लिन्ड, आप बहुत सारे स्मार्ट लोगों को पीछे छोड़ जाओगे। आप कई बार सोचते होगे ना कि आपके जब स्कूल वगैरह में पढ़ते होगे कोई बच्चा टॉप करता हो, वो कभी यूपीएससी नहीं निकाल पाएगा। और कभी आप ऐसे सोचते हो अरे ये इसने निकाल लिया, क्यों निकाल लिया? क्योंकि वो डिसिप्लिन था। तो बी डिसिप्लिन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, बिलीव मी यूपीएससी विल बी योर्स। सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विच इज द चैप्टर ऑन द वाटर सोर्सेज। ऑल द बेस्ट।